ट्रू और फॉल्स, क्या अभी तक हमारे देश में एक भी एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई थी? क्या अभी तक एक भी एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई थी? ट्रू और फॉल्स, क्या कहोगे कि 2020 में आई हुई एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है? तो माय डियर फ्रेंड, प्लीज याद रखिएगा, अभी तक हमारे देश में 3 एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं। एक है 1968 के अंदर में, दूसरा है 1986 में, एंड तीसरी आई है अभी 2020 के अंदर में। ठीक है, तो प्लीज याद रखिएगा, ये तरीके से भी क्वेश्चन क्या है यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। तो यहां पर क्या किया जाएगा, जो हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चे, उनको क्या किया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, यहां पर क्राइटेरिया क्या है, जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चाहे गवर्नमेंट के या प्राइवेट, जिनकी रैंक टॉप 100 में है, उनको क्या दिया जाएगा, इसमें यह बेनिफिट पहुंचाया जाएगा। आप सभी को पता है NIRF की रैंकिंग, अभी जस्ट हमने इसके बारे में पढ़ा भी था, द हिंदू में भी पढ़ा था, जहां पर हम जिक्र कर रहे थे कि इंडिया के अंदर में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी रैंकिंग हमें पता चलती है। तो जो टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें अगर आप एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो आपको ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। एंड अगर 101 से लेकर 200 तक देखा जाए तो उसके लिए कौन से, स्टेट गवर्नमेंट के। मैं फिर बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं, टॉप जो 100 हैं उनमें चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट के हो, सारे क्या है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को देखा जाएगा। अगर उनमें कोई एडमिशन ले रहे, जैसे प्रशांत, मेरा एडमिशन हो रहा है IIT दिल्ली में, मुझे एडमिशन के लिए फीस चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस लोन वाली फैसिलिटी का वहां से क्या कर सकता हूं, फायदा ले सकता हूं। ऐसे ही अगर देखा जाए, जो 100 से लेकर यानी कि 101 से लेकर 200 की रैंकिंग है, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जो रैंक हैं, उनके लिए भी क्या दिया जाएगा, उनके लिए भी ये फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाएगा। अब अच्छा, एक और चीज इस स्कीम में प्रोवाइड किया जाएगा, आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। लोन प्रोवाइड कैसे किया जाएगा, प्लीज याद रखिएगा, वो लोन कोलैटरल फ्री होगा, यानी कि कुछ सिक्योरिटी नहीं रखने की जरूरत नहीं है, कोई गारंटर रखने की जरूरत नहीं है, गारंटर फ्री लोन होगा। आप बैंक से ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। एंड कितना लोन दिया जा सकता है, उसके लिए भी क्राइटेरिया प्लीज याद रखिएगा। अगर आपको 7.5 लाख रुपए तक का लोन लेना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, द स्टूडेंट विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर क्रेडिट गारंटी 75%, उसका जो आउटस्टैंडिंग होगा उसके लिए उसको क्रेडिट गारंटी मिलेगी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि इसके लिए क्राइटेरिया भी है कि कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। तो जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए तक की है, जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए तक की है, वो स्टूडेंट इसके लिए क्या है, एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, यहां से कोई डाउट किसी को भी। तीसरा पॉइंट एक और याद रखिएगा, इंटरेस्ट सबवेंशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट सबवेंशन? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं से नॉर्मल लोन लेते हो, एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपको 8% वहां पर क्या देना पड़ रहा है, लोन देना पड़ रहा है। लेकिन यहां पर इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब कि आपको 3% इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपको सिर्फ 5% इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये बड़ी चीज कैसे? तो आप में से कोई भी अगर एजुकेशन लोन लेने जाएगा तो वहां पर उसको गारंटर की जरूरत पड़ती है, आपकी कोई गारंटी लेता है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, दिक्कत क्या होती है कि भाई एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में अगर इसने लोन रीपे नहीं किया तो, क्योंकि देखिए अगर जब घर का लोन होता है, होम लोन होता है, तो आपका होम को क्या कर सकते हैं, वो अपने पास में रख सकते हैं, आपकी गाड़ी को ले जा सकते हैं, लेकिन एजुकेशन को कैसे अपने पास में रखेंगे? तो इसलिए कोलैटरल एंड साथ में गारंटर की जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई इन बच्चों को परेशान मत करिए, इनके बिहाफ पर मैं एज ए क्रेडिट गारंटर बन के आपके साथ आ रहा हूं कि अगर ये डिफॉल्ट करते भी हैं, अगर ये पे नहीं भी कर पाते हैं, तो क्रेडिट गारंटी कौन दे रहा है? यहां पर गवर्नमेंट आपको दे रही है। तो याद रखिएगा क्या क्या क्राइटेरिया है, सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं, इवन स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के लिए भी है। NIRF की रैंकिंग है एंड क्राइटेरिया याद रखिएगा 8 लाख रुपए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। और 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए। ठीक है, अच्छा, किन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा? उन स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी
जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं प्रेफरेंस दी जाएगी, एंड जो टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में है ना, वो इसको क्या करेगा, पूरा का पूरा हैंडल करेगा। ठीक है, क्लियर है? इसके लिए एक पोर्टल भी डेवलप किया गया है NSDL के द्वारा, जहां पर आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चले, नेक्स्ट टॉपिक आता है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ये जब टॉपिक आया था, मैंने कई बार डिस्कस किया है, तो मुझे भी बहुत हंसी आई थी, बहुत सारे बच्चों को भी हंसी आई थी इस पे। तो आप सभी के सभी जैसे अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हो, जैसे आप यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन लेते हो, जैसे आप नेटफ्लिक्स का लेते हो, जियो का लेते हो, ये अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेते हो। सरकार ने कहा यार बच्चों के जेब से बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, तो क्यों ना इस सब्सक्रिप्शन को एक जगह पर कर दिया जाए, एक ही सब्सक्रिप्शन लो और सारे के सारे OTT प्लेटफॉर्म्स देख लो। ट्रू और फॉल्स? तो बहुत से बच्चों को शुरू में यही लगा था। जब ये न्यूज आई थी ना, मैं सुन के हैरान था। तो बहुत से बच्चे ये मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर ये स्कीम आ गई, अब तो हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स हम ज्यादा आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो दरअसल दोस्तों बच्चों, कि आप कभी जब रिसर्च के लिए जाते हैं, जब आप PG पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर आप PhD करना चाहते हैं, तो वहां पर दोस्तों आपको रिसर्च पेपर पढ़ने होते हैं। एंड ये रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए दोस्तों होता क्या है, ये इतने फ्री में अवेलेबल नहीं होते। तो जैसे आप बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हैं, जैसे आप IIT में हैं, जैसे आप मान के चलिए JNU में हैं, आप DU में हैं, आप BHU में हैं, कहीं पर भी हैं, तो वहां पर अगर आप क्या कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, थीसिस कर रहे हैं, तो वहां पर अपने पेपर को तैयार करने के लिए आपको दूसरे रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते हैं। तो वो रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फीस पे करनी पड़ती है। अब इससे परेशानी क्या होती है कि ये जो क्वालिटी रिसर्च पेपर है उसका एक्सेस हमारे स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ऐसा एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जिससे जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मिल सके, बेनिफिट का मिल सके। तो याद रखिएगा, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम, जिसके अंदर में अगले 3 साल तक पूरे देश के अंदर में जो रिसर्च के आर्टिकल्स हैं, रिसर्च के जर्नल्स हैं, वो क्या किया जाएगा, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम ये किसके द्वारा कोऑर्डिनेट की जाएगी? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जो कि एक ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है। किसके अंदर में? UGC के अंदर में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन देखेगा। और मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल एकेडमिक जो पब्लिशिंग होती थी, क्या कहते थे कि भाई साहब अगर आपको पढ़ना है तो पे करिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास में क्वालिटी रिसर्च पेपर का एक्सेस नहीं हो पाता था। तो भारत में क्या करना है, हमें रिसर्च को बढ़ाना है, भारत में हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बढ़ाना है। इस माहौल को बढ़ाने के लिए, इस माइंडसेट को आगे बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। यानी कि हाई क्वालिटी जो एकेडमिक्स, हाई क्वालिटी रिसर्च पेपर, हाई क्वालिटी जर्नल्स हैं, Tier 2 Tier 3 सिटीज में आसानी से मिल सके स्टूडेंट्स को एज वेल एज टीचर्स को। ठीक है भाई, क्लियर है? तो जैसे आप देखेंगे 13,000 हाई इंपैक्ट जर्नल्स जो 30 इंटरनेशनल पब्लिशर्स हैं उनके द्वारा जो मिलते हैं वो स्टूडेंट्स एज वेल एज रिसर्चर को मिल जाएंगे। क्लियर है टॉपिक? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो याद रखिएगा। ऐसे ही अदर इनिशिएटिव अगर रिसर्च से रिलेटेड देखेंगे तो एक आता है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट। याद है आप सभी को ये भी चीज? आपको पता होगा कि हमारे देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल कर आती है कि हमारे यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट ना होना, ध्यान ना देना, इसके कारण में हमारे देश में इनोवेशन नहीं हो पाती है। तो इसके लिए आपको ध्यान होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बकायदा एक लॉ पास किया जिसका नाम है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है कि हमारे देश के अंदर में कैसे रिसर्च को बढ़ाया जाए। एंड वो रिसर्च को कैसे बढ़ाएंगे, ये थोड़ी कहेंगे कि ए भैया तुम गांव में पढ़ रहे हो ना, चलो आज से रिसर्च करो। वो दरअसल जो यूनिवर्सिटीज में रिसर्च चल रही है, जो इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च चल रही है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में रिसर्च चल रही है, वहां पर उन रिसर्च को क्या करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक कनेक्टेड पॉइंट नजर आया तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है यू विन। हाँ जी, आप सभी के सभी जीत गए हैं, जीत जाएंगे हम, है ना, यू विन।
तो जैसे आप सभी ने देखा होगा कोविन होता है, तो कोविड के समय पर बच्चों आप एक प्रॉब्लम आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर वैक्सीन लगी है नहीं लगी है, वैक्सीन कहाँ मिलेगी, ये एक समय पर बहुत बड़ी समस्या थी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने उस समय पर कोविन नाम की एक ऐप निकाली थी, जहां पर मैं पूरा डाटा देख सकता हूं कि भाई मेरे आसपास के किस हॉस्पिटल में कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है, कितने बजे का स्लॉट अवेलेबल है, मैं बुक करूंगा, जाकर क्या करूंगा, अपनी वैक्सीन लगवा लूंगा। अब दोस्तों, अब ये जब कोविड खत्म हो गया तो उसके बाद में एक बहुत बड़ी समस्या हमें देखने में नजर आती है, जो हम 1990s से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, माँ हैं, उनको सभी को वैक्सीन नहीं लगती है, इम्यूनाइजेशन नहीं होता। कई बार उनको वैक्सीन लग भी जाती है तो उनको यही नहीं पता होता अगली वैक्सीन कब लगेगी, अगली वैक्सीन कौन सी लगनी है। प्लस में कई बार वो एक शहर से दूसरी शहर में क्या करते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं। ये भी आपको पता है कि जैसे मान के चलिए मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो मैं दिल्ली में आ गया, अब दिल्ली में आकर मुझे क्या करनी है, वैक्सीन लगवानी है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है। तो क्यों ना इसका एक सेंट्रलाइज या इसका एक डाटाबेस बनाया जाए, जहां पर मैं यूजर अगर हूं तो मेरे को कौन सी वैक्सीन लगी है, पिछला रिकॉर्ड क्या है, कौन से ब्रांड की लगी है, अगली कौन सी लगी, कौन सी डेट पे लगेगी, एंड ये सारे के सारी इंफॉर्मेशन, सारा अलार्म क्या मिलता रहे, पेरेंट्स को मिलता रहे। तो उसके लिए एक यूविन नाम का एक ऐप, एक इनिशिएटिव शुरू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका नाम है योर डिजिटल वैक्सीन रिकॉर्ड, कि आपके वैक्सीन की जितना भी रिकॉर्ड है, जितना भी डाटा है, सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रहेगा, जिससे आपको सारी जानकारी रहेगी कि भाई अभी तक कितनी वैक्सीन लग चुकी है, अगली कौन सी वैक्सीन लगनी है, कौन सी डेट को लगनी है। तो यूविन इज अ प्लेटफॉर्म टू मेंटेन एन इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री ऑफ रूटीन इम्यूनाइजेशन ऑफ एवरी वैक्सीनेशन। ठीक है, क्लियर है? तो प्लीज याद रखिएगा, इट इज गोइंग टू बी सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इम्यूनाइजेशन सर्विस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी दूसरे शहर में गए डॉक्टर के पास में, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, आपके इस रिकॉर्ड को देखकर डॉक्टर पूरा इंफॉर्मेशन ले लेंगे कि भाई आपको कौन कौन सी वैक्सीन लगी है, आपके बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीन लगी है। ठीक है, तो इसका एम क्या है, इट विल इंश्योर टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन डोजेस बाय डिजिटल रिकॉर्डिंग। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या होती थी कि कई बार वैक्सीन मिस हो जाती थी। आपको पहली वैक्सीन तो लग गई, सेकंड नंबर की वैक्सीन मिस हो जाती थी, थर्ड नंबर की वैक्सीन मिस हो जाती थी। तो उसके अंदर में क्या करेगा, ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसमें ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड जो बच्चे हैं 0 से 5 साल की उम्र के, उन सबको इसके अंदर में कवर किया गया है। दूसरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। ठीक है, एंड यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, आप सभी जानते हैं यहां पर QR बेस्ड डिजिटली वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ भाई आपने वैक्सीन लगवा ली है, आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड, पूरा डाटा, सब कुछ होगा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें। एकदम से आवाज आई बाहर पटाखे की तो मुझे लगा क्या हो गया। ठीक है, क्लियर? अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप समझने की यहां से कोशिश करिएगा, वैक्सीनेशन से रिलेटेड मिशन इंद्रधनुष सुना आप सभी ने? अच्छा, गुड इवनिंग सर। सर मैंने अपना पूरा बेसिक कंप्लीट कर लिया। अगर बेसिक अभी राहुल, वैसे तो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बेसिक पढ़ लिया है तो जी हाँ, ऑब्वियसली बात है, आपको स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ में जाना चाहिए। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे चैलेंज क्या, देयर इज नो मैकेनिज्म ऑफ इंडिविजुअल ट्रैकिंग, लैक ऑफ अवेयरनेस, ये सारी की सारी चीजें होती थी। तो ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। अच्छा, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे देश में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वो बहुत सारी वैक्सीन मिस कर देते हैं, वैक्सीन नहीं लगाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा ना कि बहुत सारे बच्चे वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, जैसे पोलियो की दवाई नहीं लेते हैं, तो उसके कारण में उनको क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। आप सभी ने नाम सुना होगा। तो इसके अंदर में 12 जो बीमारियां होती हैं उनकी वैक्सीन को कवर किया गया। तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि मिशन इंद्रधनुष में कौन सी बीमारियां हैं जिनके लिए वैक्सीन लगती है। तो याद रखिएगा, जैसे कौन कौन सी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, मेसल्स, रुबेला, सीवियर फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, रोटावायरस, डायरिया, हेपेटाइटिस बी, मैग्नेटाइटिस, निमोनिया। ठीक है, ये आप यहां पर प्लीज याद रखिएगा, जैसे जैपनीज एंसेफेलाइटिस हो गया, न्यूमोकॉकल निमोनिया हो गया। ये सब जो 12 ऐसी बीमारियां हैं उनके लिए इसके अंदर में क्या करी जाती है, वैक्सीन लगाई जाती है। तो ये प्रीलिम्स के लिए प्लीज नोट कर लीजिएगा।
प्रीलिम्स के लिए प्लीज नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है एग्री श्योर फंड। नाम से समझ गए होगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कुछ, वहां से रिलेटेड कुछ फंड है। तो आपने हमेशा देखा होगा, हम हमेशा बात करते हैं कि यार एग्रीकल्चर के अंदर में कैसे स्टार्टअप आए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टार्टअप्स को क्या किया जाए, सपोर्ट किया जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने एग्री श्योर फंड को क्या किया है, रिलीज किया है। एंड आप सभी को ध्यान होगा, इसी से रिलेटेड वैसे खैर मैं कराऊंगा, आपको ध्यान होगा 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को भी आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर हम अपनी एफिशिएंसी को क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं। बट एग्री श्योर जो फंड है बेसिकली किस चीज के लिए है, एग्री श्योर फंड, एग्री फंड है किसके लिए, स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइजेस के लिए, जिसका नाम है एग्री श्योर, जो सपोर्ट करेगा एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितने भी स्टार्टअप होते हैं, रूरल एंटरप्राइजेस को क्या करेगा, ये फंड सपोर्ट करेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे एग्रीकल्चर फील्ड में इनोवेशन को लाया जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में कैसे सस्टेनेबिलिटी को लाया जाए। आपने कई बार नोट किया होगा कि हम जब भी स्टार्टअप की बात करते हैं तो कई सारे स्टार्टअप अर्बन सेंटर रहते हैं, अर्बन सेंट्रिक रहते हैं, है ना। जैसे आपने कई बार नोट किया होगा कि भाई ज्यादातर स्टार्टअप क्या हो गए कि ये ऐप डेवलप हो गई है, यहां पर ये डिलीवरी हो जाएगी, ये कैब बुक हो जाएगी। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़ी मेजर जो पॉपुलेशन उसमें काम कर रही है। तो एग्रीकल्चर के अंदर में अगर स्टार्टअप्स आते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर में स्टार्टअप अगर सस्टेनेबल सॉल्यूशन लेकर आते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, पराली आप सभी ने सुना होगा। पराली यानी कि स्टबल को जब बर्न किया जाता है तो उससे एक प्रॉब्लम क्या होती है, पॉल्यूशन भी होता है, प्लस में सॉइल क्या होती है, उसकी फर्टिलिटी भी खराब होती है। तो हो सकता है मान के चलिए बाई चांस कोई ऐसा स्टार्टअप आए जो इन फार्मर्स से कहे कि भाई आप अपने जो ये स्टबल है इनको मत सेल करिए, आप मुझे दे दीजिए, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा पैलेट्स में, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, आपके किसी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट के अंदर में, इसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा मान के चलो इथेनॉल के अंदर में। तो ये क्या हो गया, एग्री स्टार्टअप हो गया। तो एग्री स्टार्टअप यानी कि एग्री श्योर ऐसा फंड है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एंड जो आपके रूरल एंटरप्राइजेस हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्या नाम है फंडिंग होगी उनको ये देखेगा, एग्री श्योर। ठीक है ठीक है। द फंड इज अ स्ट्रक्चर टू सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 85 एग्री स्टार्टअप, जिनके अंदर में 25 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा हर स्टार्टअप के अंदर में। ठीक है, तो एग्री श्योर फंड किसके द्वारा मैनेज किया जा रहा है, ठीक है, नाब वेंचर्स के द्वारा, जो कि एक सब्सिडरी है किसकी, नाबार्ड की। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। एंड ये किसके अंदर में रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में रहेगा। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई कैसे एग्रीकल्चर के अंदर में स्टार्टअप्स को लाया जाए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर्स में कैसे स्टार्टअप्स को लाया जाए, जिससे स्टार्टअप के पेनिट्रेशन भी इंक्रीज हो और एग्रीकल्चर के अंदर में एक तरीके का रेवोल्यूशन लेकर आया जाए। ठीक है, ऐसी एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी एक स्कीम आई थी 2020 में, ये भी चीज याद रखिएगा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। जब हमारा फसल कट जाता है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल क्या किया, फसल को हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, कटाई कर ली, कि भाई गेहूं तैयार है, धान तैयार है, चावल मतलब क्या नाम है, दाल आपकी तैयार है, अब आपने उसकी पोस्ट हार्वेस्टिंग कर ली यानी कि कटाई कर ली। उसके बाद में बहुत सारी फसल क्या होती है, खराब हो जाती है, स्टोरेज नहीं होता, कोल्ड स्टोरेज नहीं होता, प्रोसेसिंग नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, बहुत सारी परेशानी होती है। तो उसके लिए भी एक फंड क्रिएट किया गया था 2020 के अंदर में, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2020 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। ऐसी दोस्तों एक कृषि निवेश पोर्टल, यह पोर्टल वन स्टॉप प्लेस है फॉर अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ प्रोमलगेटेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, यूनियन कैबिनेट ने 7 मेजर स्कीम्स फार्मर्स के लिए लॉन्च करी थी। तो कुछ नहीं करना, एक एक करके देख लीजिएगा, क्योंकि फार्मर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें निकल कर आती रहती हैं। तो 7 स्कीम्स किसके लिए, फार्मर्स के लाइफ एंड उनकी इनकम के लिए, फार्मर की कैसे इनकम इंक्रीज हो। जैसे कि एक प्रीलिम्स फैक्ट वैसे भी हम डिस्कस कर सकते हैं, आप सभी को ध्यान है हमारी 40% के पास पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर फील्ड्स में ही क्या है, इंगेज्ड है ना। और अगर आप देखेंगे हमारे रूरल एरिया के अंदर में, अगर वहां पर देखा जाए तो ज्यादातर 2 ही अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, या तो एग्रीकल्चर फील्ड में यानी कि खेतों में आप काम करिए,
या फिर आप क्या करिए, जो आप सभी को ध्यान होगा MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यही दो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। तो गवर्नमेंट का, इसी गवर्नमेंट का नहीं, इवन बहुत सारी गवर्नमेंट का ये फोकस रहता है कि फार्मर की इनकम को कैसे इंक्रीज किया जाए। फार्मर के इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ में एग्रीकल्चर को कैसे सस्टेनेबल भी बनाया जाए। ये एक पॉइंट और आप कनेक्ट कर सकते हैं कि अभी दरअसल जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो कई जगह पर सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल का मतलब, जैसे आपको ध्यान होगा, कई जगह पर एक ही फसल की क्या करी जाती है, खेती करी जाती है। कई जगह पर जब आपको पता है कि इधर बारिश नहीं होने वाली, फिर भी आप क्या करते हैं, उन फसल को उगाते हैं जिसमें पानी की काफी ज्यादा जरूरत होती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो कैसे इनको सॉल्व किया जाए, इनका कैसे होलिस्टिक सॉल्यूशन निकाला जाए, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 स्कीम, डिफरेंट स्कीम्स को क्या किया है, लॉन्च किया था फार्मर की इनकम को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आता है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। तो एग्रीकल्चर के अंदर में कैसे डिजिटल रिवॉल्यूशन लाया जाए, इस मिशन का मेन एम क्या है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को, जैसे AI हो गया, बिग डाटा हो गया, उसको फार्मिंग में कैसे इंक्लूड किया जाए। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। अब आप सब कहेंगे सर AI कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने कभी स्प्रिंकलर का नाम सुना होगा, आपने कभी ड्रोन का नाम सुना होगा। तो जैसे कि कई बार हम कहते हैं कि भाई हर जगह पानी देने की जरूरत नहीं है, आपको जहां पर लगता है कि इस जगह पर मॉइस्चर कम है, वहां पर क्या करिए, आप पानी दे दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सभी ने ड्रोन सर्वे का नाम सुना होगा। तो सोचो अगर आपने AI मॉडल को ट्रेन कर रखा है और AI मॉडल क्या करता है, आपके इरिगेशन सिस्टम से कनेक्टेड है, और जैसे ही उसको पता चला कि इस एरिया के अंदर में, इस पर्टिकुलर रीजन में मॉइस्चर कम हुआ है, उसने क्या किया, वहां पर इरिगेशन यानी कि पानी को खोल दिया, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली उसने उसको कट ऑफ कर दिया। तो AI यानी कि जो डिजिटल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर, जैसे एग्री स्टैक बनाना, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, सॉइल प्रोफाइल मैप। ये भी टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा कारण हो सकता है कि आप सॉइल का पूरा एक मैप तैयार करिए कि भाई सॉइल के अंदर में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन सी फसल यहां पर उगाई जा सकती है। जैसे आजकल किसान बहुत सारे AI का यूज करते हैं सर्वे करने के लिए, एंड इवन कई सारे किसान ये भी यूज करते हैं AI का कि वो प्रोडक्टिविटी पता लगा सके कि उनकी कितनी अप्रोक्सीमेट प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पर कई सारी चीजें, जैसे क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अब दूसरा एस्पेक्ट अगर देखते हैं, दूसरा जो पिलर अगर आप देखेंगे, तो हमारे यहां पर खेती हो रही है, फसल उग रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सबके प्लेट में खाना तो आ रहा है बट न्यूट्रिशन नहीं आ रहा। ये कई बार कहा जाता है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि क्यों ना न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए उसमें रिसर्च बढ़ाई जाए। तो वहां पर वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करी जाएगी, जहां पर एग्रीकल्चर रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड उससे रिलेटेड एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। ऐसे रिसर्च की जाएगी जिससे एकेडमिक एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज इंक्रीज हो एकेडमिक में। प्लांट के जेनेटिक्स को स्टडी किया जाए, उनको कंजर्व किया जाए, उनको कैसे यूटिलाइज किया जाए। जेनेटिक इंप्रूवमेंट भी हो, जेनेटिक इंप्रूवमेंट फॉर एग्जांपल फोकस किया जाएगा पल्सेस, ऑयल सीड, कमर्शियल क्रॉप के ऊपर में, कि जिससे क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी क्या हो, इंक्रीज हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारी बहुत सारी फसल के अंदर में क्या हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं। तो क्यों लग जाते हैं, उनकी हेल्थ क्यों खराब होती है, उन सबको क्या करना, स्टडी करना। मतलब आपको मैं बता रहा हूं एग्रीकल्चर से रिलेटेड 7 मिशन लॉन्च किए गए थे। तो एक मिशन क्या हो गया, जहां पर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना। दूसरा क्या है, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को कैसे इंक्रीज किया जाए। तीसरा मतलब आप देखेंगे जो अभी हमने देखा कि स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेस, जिसमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च क्या करेगा, इसमें प्रमोट करेगा बिग डेटा, AI, रिमोट सेंसिंग को यूज किया जाएगा। ऐसे देखेंगे सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक एंड प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर के अंदर में एक बहुत बड़ी परेशानी क्या हो रही है कि किसान सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के ऊपर में, एक ही फसल के ऊपर में डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। पहले का समय होता था वो क्रॉप डाइवर्सिफाइड होती थी, एंड क्रॉप डाइवर्सिफाइड होने के साथ में भी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के साथ में भी, साथ में अलाइड सेक्टर्स भी होते थे, जैसे पशुपालन कर लिया, कई सारे आपने देखा होगा किसान मछली पालन भी करते थे, कई सारे पोल्ट्री चलाते थे, कई सारे आप देखोगे जो दूध का काम करते थे। लेकिन ये चीज आप समझने की कोशिश करिए कि आज के टाइम पर यह समस्या होती जा रही है कि लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन भी
लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी भी, लाइफ स्टॉक की हेल्थ भी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। तो एनिमल की हेल्थ को कैसे मैनेज किया जाए, एनिमल की हेल्थ से रिलेटेड कैसे एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाए, जैसे आप देखेंगे डेयरी प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाए, एनिमल की जेनेटिक रिसोर्सेज को कैसे बचाया जाए। अगर आप सोचो, जब हम कहते हैं कि इंसान विलुप्त हो जाता है, तो ऐसे ही आने वाले समय में जो हमारे देश की जो इंडिजिनस जो ब्रीड्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, खत्म होती जाएंगी। एनिमल न्यूट्रिशन के ऊपर में कैसे ध्यान दिया जाए, ये सब चीजें इसी चीज से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब आप सभी को पता है कि हर एक एरिया फसल उगाने के लिए तो नहीं है, तो कैसे हॉर्टिकल्चर को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, और हॉर्टिकल्चर कैसे इकोनॉमी के अंदर में कंट्रीब्यूट कर सकता है, कैसे आप वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, कैसे फ्लावर्स लगाना, जैसे मशरूम लगाना, इवन कई जगह लोग मसाले लगा सकते हैं, एरोमेटिक प्लांट्स लगा सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स लगा सकते हैं, जो अल्टीमेटली क्या करेगा, फार्मर को इनकम ही पहुंचाएगा। अभी क्या होता है, फार्मर की इनकम का मतलब भाई वो धान बेचेगा, गेहूं बेचेंगे, दाल बेचेंगे, या फिर कुछ फसल। तो वो कह रहे हैं भाई और भी चीजें हैं जिनकी खेती की जा सकती है, और उनकी वैल्यूज जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं उनसे ज्यादा क्या उनको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, जो अभी जस्ट हम देख कर आए कि जहां पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, ये जस्ट अभी हम देख कर आए कि सारी की सारी चीजें आईटी, वेलफेयर, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंदर में पूरा। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक लैंड को डिजिटली मैप भी किया जाएगा। ये भी इनिशिएटिव है इसी के अंदर में कि क्यों ना लैंड को डिजिटली मैप किया जाए, डेमोग्राफिक डिटेल्स बनाई जाए, कैसे लैंड होल्डिंग्स है, कितनी फसल को बोया गया है, ये सारी चीजें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको नजर आएंगी। ठीक है, एग्री स्टैक अभी जस्ट देख कर आए हैं, एग्री। ठीक है, चले। और एग्री स्टैक के अंदर में क्या होगा, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं ना कि भाई एग्री स्टैक बनाया जाएगा, एग्री स्टैक। तो एग्री स्टैक में फार्मर का नाम, फार्मर की एक पूरी की पूरी रजिस्ट्री होगी, फार्मर का आधार, ऐसा रिलेटेड एक फार्मर आईडी बनेगा, फार्मर की फैमिली डिटेल्स, कौन कौन से बेनिफिट्स मिले हैं, वो कौन से गांव में रहते हैं उसको जियो टैग करना, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या करना, जियो टैग करना, जो भी फसल उगाई गई है फार्मर के साथ में उस सभी को क्या करना, कनेक्ट करना। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही एक स्कीम आ गई। अभी हमने देखा इस बार के बजट में अनाउंस किया गया था। आप सभी को पता है कि हमारे देश में हमने 112 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते, जहां पर एजुकेशन में बहुत बड़ी कमी थी, जहां पर जो पर कैपिटा इनकम में बहुत कम थी, लोगों को सस्टेनेबिलिटी की तरफ में लेकर जाना था। तो नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लेकर आए थे, याद होगा आप सभी को। तो ऐसे ही हमारे देश के अंदर में हमने कहा ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी हमें पूरे देश में बढ़ानी है, बट 100 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और कम है, इतनी कम है कि हमें इमीडिएट यहां पर एक्शन लेना पड़ेगा। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इस बार के बजट में इसको अनाउंस किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इस बार ये द हिंदू में भी अभी रिसेंटली न्यूज में था, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड वहां पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। एंड एक चीज और बता दूं, ये लेक्चर 1 है, ऐसे लेक्चर्स अभी हर सैटरडे चलते रहेंगे, अभी और स्कीम्स आएंगी। तो ये बजट में अनाउंस किया गया था। इसका मेन एम क्या है, जैसे इरिगेशन को इन्हांस करना, लैंड फर्टिलिटी के ऊपर में काम करना, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे देश के 100 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करना और यह देखना कि भाई वहां पर कितनी फसल की पैदावार हो रही है, वहां पर प्रोडक्टिविटी कैसी है, एफिशिएंसी कैसी है, लीस्ट एफिशिएंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके क्या करना, वहां पर एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। तो जैसे जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में लो प्रोडक्टिविटी है, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी है एंड बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स हैं, तो ये 3 पैरामीटर्स पर इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारे एग्रीकल्चरल एरिया ऐसे हैं जहां पर किसान को लोन लेना होता है। अब किसान को लोन कहां से मिले, किसान को पैसा कहां से मिले, तो ज्यादातर पैसा कहां से, सरकार कहती है कि भाई बैंक है, बैंक से जाकर ले लो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वहां से जाकर ले लो।
लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर अभी भी फॉर्मल इंडक्शन नहीं हो पाया है। तो इसलिए आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने यह भी एक पैरामीटर रखा है कि जिस एरिया में एवरेज से भी बिलो क्रेडिट पैरामीटर है, क्रेडिट ग्रोथ है, वहां पर उन डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करके क्या किया जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाई जाएगी, क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ाई जाएगी। ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो इसकी इंस्पिरेशन कहां से? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जैसा था वैसे ही इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में नीति आयोग ने लॉन्च किया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि 112 जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनको क्या करना था, इंप्रूव करना था, है ना। दोस्त कोई बुक नहीं करा रहे हैं, ये हम करंट अफेयर कर रहे हैं। करंट अफेयर में आज हम स्कीम के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, क्रॉप इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है ये भी प्लीज याद रखिएगा। इज द मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंटली लैंड इज यूज्ड। तो ये चीज याद रखिएगा कि बहुत सारी जगह पर जमीन तो है हमारे पास में, बट उस जमीन का हम अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बजट में अनाउंस किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाया जाए, प्लस में बहुत इंपॉर्टेंट एक और एस्पेक्ट, आप जब फसल काट लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में क्या होता है, स्टोर करना। क्या करना? स्टोर करना। स्टोरेज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो इन 100 डिस्ट्रिक्ट में स्टोरेज के ऊपर में भी काम किया जाएगा, इरिगेशन फैसिलिटीज पर काम किया जाएगा, एंड लोन, क्रेडिट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म क्रेडिट के ऊपर में भी काम किया जाएगा। नेक्स्ट एक स्कीम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम प्रणाम स्कीम। बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये किस नाम की स्कीम है, किसके लिए प्रणाम करना? तो यहां से एक पॉइंट याद रखिएगा, हमारे देश में फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा यूज होना शुरू हो गया था। फर्टिलाइजर्स मींस केमिकल्स का बहुत ज्यादा यूज होने लग गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा यार केमिकल के इन फर्टिलाइजर्स के यूज को कैसे रोका जाए। तो उसके लिए पीएम प्रणाम स्कीम लॉन्च की गई, जिसमें स्टेट्स को मोटिवेट किया जाएगा। क्या? स्टेट्स को मोटिवेट किया जाएगा कि वो अपने अपने स्टेट के अंदर में ऐसे इनिशिएटिव लें कि केमिकल फर्टिलाइजर का क्या हो, कम से कम यूज हो। यह है पीएम प्रणाम स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कर लीजिएगा। फुल फॉर्म क्या है? पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमोलरेशन ऑफ मदर अर्थ, पीएम प्रणाम स्कीम। तो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी स्कीम है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो क्या किया जाएगा? एनकरेज किया जाएगा कि सस्टेनेबल यूज हो फर्टिलाइजर का। अगर हो सके तो आप फर्टिलाइजर का यूज ना करिए। तो उसके लिए कौन? स्टेट्स को कहा गया है कि भाई जो जो स्टेट इसके अंदर में काम करेगा, जो जो स्टेट अपने अपने स्टेट में फर्टिलाइजर के यूज को कम करेगा, केमिकल के यूज को कम करेगा, ऑल्टरनेटिव मेथड्स को प्रमोट करेगा, उन स्टेट्स को क्या किया जाएगा? इंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में आता है। मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है, बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं। इस स्कीम को यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, पीएम प्रणाम स्कीम वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। किससे रिलेटेड है? कि कैसे हम फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, इनके यूज को क्या करें? कम करें, क्योंकि केमिकल्स का यूज करना बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। हमारी यानी कि ह्यूमन की हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसके लिए भी नुकसानदायक है, प्लस में जो एक केमिकल होता है ये क्या होता है? रन ऑफ करता है। ठीक है, यहां से केमिकल बहकर जाता है, पानी में मिल जाता है, इवन आप देखेंगे जमीन के अंदर में भी, ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है, एंड इसके कारण में भी क्या होता है? बहुत सारे लोगों को बीमारियां हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या करना है? गवर्नमेंट ने ये पीएम प्रणाम स्कीम को शुरू किया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कैसे केमिकल फर्टिलाइजर का क्या किया जाए? कम किया जाए। हाँ भाई, पढ़ सकते हो, पढ़ाई की तो कोई लिमिट ही नहीं है यार। ये स्कीम बाद में भी आ सकती है, पीएम प्रणाम स्कीम। यूपीएससी कभी ये नहीं कहता है कि भाई इसी साल की स्कीम को करो। ये 2023-24 के बजट में अनाउंस की गई थी।
बट ये इस साल मुझे अभी अगर बहुत प्रिसाइजली ध्यान है तो मई में भी इसका जिक्र था, एंड इवन अगस्त में भी इसका क्या था, जिक्र आया था पीआईबी के अंदर में। तो पढ़ना तो हर एक स्कीम को है ना, जरूरी है। तो एटलीस्ट मेरा तो ये कहना है कि चलो पढ़ो मत, लेकिन नजर में तो होनी चाहिए कि भाई पीएम प्रणाम नाम की एक स्कीम थी, वो किस चीज के लिए थी या फिर और क्या था, सारी चीजें ठीक है, क्लियर। तो याद रखिए इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर फर्टिलाइजर्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूजेस कम होगा तो जो सब्सिडी वो जो सरकार को देनी पड़ती है उसके अंदर में भी क्या होगी, कमी होगी। क्योंकि आप सभी को पता है फर्टिलाइजर के यूज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी प्रोवाइड करती है, और सब्सिडी जब प्रोवाइड करते हैं तो ये सारी की सारी चीजों पे क्या करता है, इंपैक्ट करता है। नेक्स्ट आता है एक विज्ञान धारा। नहीं, मेरी कोई हिस्ट्री की नहीं है, हिस्ट्री के लिए अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री के लिए चंदन सर पढ़ा रहे हैं, मैं अभी सिर्फ पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। पॉलिटी पिछले एक वीक से थोड़ा सा डिस्टर्ब है क्योंकि बीच में हेल्थ था, अब त्योहार वगैरह है, तो त्योहार के बाद दोबारा से अपनी पॉलिटी की सीरीज दोपहर में 12 बजे शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञान धारा। तो यूनियन कैबिनेट ने 3 अलग अलग जो अम्ब्रेला स्कीम्स थी उनको एक में मर्ज कर दिया है, जिसका नाम है विज्ञान धारा, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम रहेगी जिसका नाम रहेगा विज्ञान धारा, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में रहेगा। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं 3 डिफरेंट स्कीम्स को मर्ज करके एक अम्ब्रेला स्कीम बना दी जिसका नाम है विज्ञान धारा, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडिंग होगी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में रहेगी। तो विज्ञान धारा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, नाम से समझ रहे हो, विज्ञान साइंस। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कैसे साइंस एंड टेक की कैपेसिटी बिल्डिंग में काम किया जाए, रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की तरफ में कैसे काम किया जाए, कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, कैसे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लैब्स को क्रिएट किया जाए। तो जैसे आप देखेंगे यूनियन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री उसके अंदर में रहेगा, विज्ञान धारा में 3 कंपोनेंट रहेंगे, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी को बिल्ड करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना, इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर में क्या करना, फोकस करना। तो इन तीनों को मर्ज करके विज्ञान धारा में कर लिया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है फंड के यूटिलाइजेशन को बेहतर कैसे किया जाए। तो साइंस एंड टेक के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, लैब्स क्रिएट करना, रिसर्च को प्रमोट करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे इनकरेज करना ट्रांसलेशन को, रिसर्च के आप देखेंगे क्रिटिकल ह्यूमन रिसोर्सेज को क्रिएट करना, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक्सपेंड करना। अभी तक कुछ सेंटर, कुछ रीजन और कुछ इंस्टीट्यूशन तक ही क्या है, ये सीमित है। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब ये समझिए कि एक यूनिफाइड स्कीम बना दी है, उसके अंदर में बहुत सारी सब सेक्टर की स्कीम रहेंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ना एक बहुत ज्यादा एम्बिशन चल रहा है ओवर सेंट्रलाइजेशन का, जिससे ओवर सेंट्रलाइजेशन से उनको पता होता है कि भाई यहां पर ये चीज चल रही है, अभी जैसे दूसरी जगह पे दूसरी स्कीम चल रही है, तीसरी जगह पे तीसरी स्कीम चल रही है, तो उन्होंने एक हेडिंग के अंदर में विज्ञान धारा के अंदर में नाम कर दिया। अब इसके अंदर में सारी स्कीम आ गई, सब स्कीम्स हो गई हैं, तो उनको इजीली मेंटेन करना, मैनेज करना, फंड को एड्रेस करना, ये फंड के यूटिलाइजेशन को मैनेज करना काफी आसान हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा जैसे विमेन के पार्टिसिपेशन को कैसे रिसर्च में इंक्रीज किया जाए, ये थी ना तीन डिफरेंट एस्पेक्ट थे जो, जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव था क्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशनल और ह्यूमन कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाए, उससे रिलेटेड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट को कैसे, इन तीनों को मर्ज करके विज्ञान धारा के अंदर में डाल दिया गया है। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे यहां पर क्या क्या फोकस किया जाएगा कि कैसे महिलाओं का रिसर्च में इंक्रीज हो, जैसे ह्यूमन कैपिटल की बात करी ना, यहां पर देखिए ये क्या नाम है, आपने ह्यूमन कैपेसिटी की बात करी। तो अभी अगर आप रिसर्च की फील्ड में देखते हैं तो जेंडर पैरिटी, यानी कि आप देखेंगे वहां पर विमेन का जो नंबर है वो हमें मेल के रिस्पेक्ट में नंबर कम देखने को मिलता है। तो कैसे महिलाओं के नंबर को बढ़ाया जाए, पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे गवर्नमेंट के एफर्ट्स को जिससे स्कूल लेवल तक, यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से लेकर स्कूल लेवल तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माहौल को कैसे वहां पर बढ़ाया जाए। ठीक, सारी की सारी चीजें हैं। तो इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, ऑल द प्रोग्राम्स proposed under this would be aligned with the 5-year goal of Department of Science and Technology, and इसमें और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आता है नक्शा। नक्शा, तो नक्शा प्रोग्राम क्या होगा, नाम कुछ से कुछ समझ में आ रहा है, नक्शा से, नक्शा के नाम से कुछ समझ में आ रहा है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्शा नेशनल
जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। अभी तक हम जब भी बात करते थे लैंड सर्वे की, तो हम गांव की बात करते थे, रूरल एरिया की बात करते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने लॉन्च किया सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम है नक्शा। नक्शा क्या होगा? सिटी का सर्वे करेगा, ऐसा एक इनिशिएटिव है। जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है ना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, बच्चों का आया कहां से आ गया, तो आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक प्रोग्राम चलाती है जहां पर भारत के जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटाइज करना है ना। तो अगर आप देखेंगे रूरल एरिया में भी स्कीम चल रही है, बहुत सारी स्कीम चलती है। याद कुछ आ रहा है किसी को रूरल एरिया में कौन सी स्कीम चल रही है? जहां पर एक एक गांव, एक एक जमीन को मैप किया जा रहा है, डिजिटल उसके रिकॉर्ड्स को रखा जा रहा है, डिजिटाइज करी जा रही है चीजें। तो ऐसे ही अब शहर के अंदर में, यानी कि नक्शा एक सर्वे है, सर्वे इनिशिएटिव है शहरों का, अर्बन एरिया का, जहां पर पूरे के पूरे लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जाएगा टू क्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्यूरेट जियोस्पेशियल डेटाबेस फॉर अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कौन हेड करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में आता है। ठीक है, तो इसके अंदर में मैप ऑफ टाउन्स, सिटीज, उनको प्रिपेयर किया जाएगा। इस प्रोग्राम को अगर आप देखेंगे तो यहां पर सिटीज के अंदर में बेटर प्लानिंग में ये हेल्प करेगा, गवर्नेंस में हेल्प करेगा, इवन रेवेन्यू के कलेक्शन में भी क्या करेगा? बेटर हेल्प करेगा। तो ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। सर क्या आप एक ही चीज को बार बार कमेंट करते रहेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा? ये मेरे साथ में एक सच्चाई है, मैं हमेशा इस चीज को मतलब मान के चलता हूं। ठीक है, कि आप अगर एक ही चीज बार बार कमेंट करते रहोगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। आपने कहा तो मैं एक बार देखता हूं। सर क्या जून से करंट अफेयर सफिशिएंट है? सर देखो, फिर वही चीज, आपने रिपीटेड क्वेश्चन, मैं फिर कह रहा हूं करंट अफेयर्स कभी भी कहीं तक के सफिशिएंट ऐसा नहीं होता। यूपीएससी क्या कहता है? यूपीएससी ये कहता है कि भाई आपको जो करंट अफेयर हैं वो पिछले 1 साल के आने चाहिए। तो यानी कि मई से यानी कि आप कह लें इसे जून से लेकर अगले साल अप्रैल तक तो आना ही चाहिए। बाकी अगर करंट अफेयर देखा जाए तो जनवरी से अगर पढ़ो तो और भी बेटर, यानी कि जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक के करंट अफेयर हूं तो ये अच्छा है। लेकिन मैंडेटरी कहां से है? जून 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक के तो करंट अफेयर को करना है ही, है ना। क्लियर है चीज? तो याद रखें नक्शा इनिशिएटिव, और ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाएगा। एरियल एंड फील्ड सर्वे किया जाएगा एंड एक ऐसा डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा जो हमें प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में हेल्प करेगा, प्लानिंग में हेल्प करेगा, प्लस में जो डिस्प्यूट होते हैं प्रॉपर्टी को लेकर उसको भी क्या करेगा? सॉल्व करेगा। ठीक है, क्लियर? चलें, नेक्स्ट आता है ई उपहार पोर्टल। मुझे तो नहीं लगता था वैसे इतना इंपॉर्टेंट है कुछ, लेकिन ई उपहार पोर्टल, तो जैसे मान के चलो आप राष्ट्रपति जी को कोई उपहार देना चाहते हो तो कैसे दोगे? तो ई उपहार पोर्टल राष्ट्रपति भवन ने लॉन्च किया है, एक ऑनलाइन ई उपहार पोर्टल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसको डेवलप किया है। और एनआईसी आपको पता होगा कि मीटी के अंदर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर आप कुछ भी डोनेट करना चाहते हो, कोई भी गिफ्ट देना चाहते हो, ठीक है, कुछ भी गिफ्ट देना चाहते हो, तो याद रखिएगा आप इस पोर्टल का यूज कर सकते हो। ऑल प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑक्शन विल बी डोनेटेड टू हेल्प द चिल्ड्रन इन नीड। एंड ऑक्शन फेज क्या होगा? फर्स्ट फेज में 25 मतलब 250 जो गिफ्ट्स मिले हैं प्रेसिडेंट को, उनको क्या किया जाएगा? ऑक्शन किया जाएगा। एंड यहां पर क्या किया जाएगा? ई उपहार पोर्टल में एक तो आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, प्लस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिले हुए जो गिफ्ट है उनका ऑक्शन किया जाए, नीलामी करी जाती है। ये तो आपको पता होगा, जैसे आपको ध्यान होगा क्रिकेटर्स के क्रिकेट बैट को नीलाम किया जाता है, किसी के शूज को नीलाम किया जाता है। नीलाम यानी कि ऑक्शन। तो उससे क्या होता है? उससे जो पैसा मिलता है तो नीडी लोगों को क्या किया जाता है? हेल्प करी जाती है। तो ऐसे ही जो प्रेसिडेंट को गिफ्ट मिले हैं उनको क्या किया जाएगा? ऑक्शन किया जाएगा। तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा जहां पर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस के साथ में, गिफ्ट को मैनेज करने में हेल्प करेगा। पोर्टल अलाउ करता है यूजर टू सेंड गिफ्ट, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज। एंड आप जब डिजिटाइज कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है? मोर एफिशिएंट तरीके से आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं। तो कुछ और याद रखने की जरूरत इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलें
नेक्स्ट आता है स्किल लोन स्कीम। तो याद रख लेना, स्किल इंडिया के ऊपर में काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जहां पर यूथ को स्किल करने की बात की जाएगी, जहां पर क्या किया जाएगा, वो स्टूडेंट्स जो किसी स्किल बेस्ड कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है कह रहा है कि जी मुझे एसी को रिपेयर करने की स्किल को सीखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को क्या करना है, ऐसी स्किल चाहिए जहां पर मैं कोई एक्सेल पे काम कर सकूं, टैली पर काम, मतलब आपको कोई स्पेसिफिक कोर्स बहुत बड़ा नहीं करना, कोई डिग्री नहीं चाहिए, आपको बकायदा स्किल पर काम करना है। तो स्किल इंडिया एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जहां पर जो यूथ है उसको कैसे जॉब के लिए रेडी किया जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्किल लोन स्कीम को शुरू किया है, जहां पर अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी ऐसे कोर्स को लेना चाहता है जहां पर स्किल डेवलपमेंट हो रही है, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, लोन ले सकता है। तो 2024 में इसको लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, कोई मिनिमम ड्यूरेशन नहीं है, तो आप मिनिमम लोन कितना ले सकते हैं, 5,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। मैक्सिमम लोन कितना ले सकते हैं, 1.5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या है, जो भी इंडिविजुअल है जो स्किल लोन के लिए एनरोल करना चाहते हैं उनको एडमिशन लेना होगा। और आप देखेंगे कौन से इंस्टीट्यूट में, ITI, अभी याद है ITI को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, द हिंदू में आया था, याद करिए, स्कीम हमने डिस्कस करी थी। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, तो वहां पर ट्रेनिंग के लिए, उस कोर्स में एनरोल करने के लिए, स्किल बेस्ड जो कोर्स है उसके लिए आपको लोन चाहिए, तो ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। पॉलिटेक्निक्स हो गए, जो कई सारे स्कूल भी होते हैं जो स्किल प्रोवाइड करते हैं, जो स्टेट और सेंट्रल बोर्ड के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, कई सारे कॉलेज जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, कई सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स, तो वहां पर अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो क्या किया जाएगा, आपको स्किल लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो लोन 50,000 रुपए तक का लोन अगर आप है के पास में, तो 3 साल में आपको पे करना है। अगर आपने 50,000 से 1 लाख रुपए तक का लोन लिया तो 5 साल में पे करना है। 1 लाख से ऊपर का लोन लिया तो आपको 7 साल में पे करना है। ठीक है, चले नेक्स्ट है अन्न चक्र एंड स्कैन पोर्टल। ये तो मैंने एक बार PIB में भी कराया था, मुझे जहां तक ध्यान है। तो आप सभी को ध्यान होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, जिसके थ्रू राशन बंटता है। अब ये राशन जब फैक्ट्री से लेकर या फिर प्रोक्योरमेंट सेंटर से लेकर राशन की शॉप तक पहुंच जा रहा है, तो पूरे के पूरे लॉजिस्टिक या पूरे के पूरे सप्लाई चेन को क्या करना, नजर रखना। प्लस में ये जो आप सभी के सभी राशन देखते हैं, कई सारे स्टेट्स मांग करते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जी हमें गेहूं दे दो, हमें चावल दे दो, हमें क्या करना, अपने स्टेट में राशन को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो उसके लिए अन्न चक्र एंड स्कैन नाम के 2 पोर्टल शुरू किए गए हैं। तो किस मिनिस्ट्री के अंदर में, कंज्यूमर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। अन्न चक्र एंड स्कैन पोर्टल काम क्या करेगा, सबसे पहले अन्न चक्र को पढ़ते हैं। यह ऐसा टूल है जो पूरी सप्लाई चेन को क्या करेगा, डिजिटाइज कर देगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के। यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, जो राशन आपको बंटता है, कहां से शुरू हुआ, कैसे लोड हुआ, किस जगह पर स्टोर हुआ, वहां से कहां पहुंचा, फिर वहां से किसके शॉप तक पहुंचा, पूरी सप्लाई चेन क्या हो जाएगी इसके अंदर में, अन्न चक्र के अंदर में क्या हो जाएगी, पूरी डिजिटाइज हो जाएगी। जिससे क्या होगा, आप काफी सारे जो लीकेजेस हैं, काफी सारे जो लूप होल्स हैं, उनको क्या कर पाएंगे, एड्रेस कर पाएंगे। स्टेप टुवर्ड्स मॉडर्नाइजिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में आता है। ठीक है, और अन्न चक्र, ठीक है, क्लियर है। तो टू इनहांस द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर में क्या किया जाएगा, मैंने आपको बताया पूरे ट्रांसपोर्ट सारी चीज कहां से कैसे, इंटरस्टेट टूल, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, वो पूरा सिस्टम इसके अंदर में रहेगा, पूरा सिस्टम इसके अंदर में रहेगा। ठीक है, तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, PDS जो एड है उसमें एफिशिएंसी, कॉस्ट कम होगी, ये फूड सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, ये इंश्योर करेगा टेक्नोलॉजी से कि जो लीकेजेस हैं उसको कम किया जा सके। ऐसे ही आता है स्कैन पोर्टल, सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन। तो कई सारे स्टेट सब्सिडी के लिए क्लेम करते हैं कि जी हमें सब्सिडी चाहिए, तो सब्सिडी के लिए क्लेम करने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम को बनाया गया है, जहां पर स्टेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जो सब्सिडी उसके लिए क्लेम कर सकते हैं और उसकी स्क्रूटनी होगी। ठीक है, तो बस और कुछ नहीं, ये आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशन से रिलेटेड है, स्कैन, और वो चीज याद रख लिया, अन्न चक्र। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक जिक्र आ गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, तो ये भी पढ़ते ही चलो। वैसे तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इनिशिएटिव है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है UN के अंदर में,
जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वर्ल्ड के अंदर में कैसे फूड असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए, कैसे वर्ल्ड से हंगर को खत्म किया जाए, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है जीरो हंगर को अचीव करना, ठीक है। और लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम है, 1961 में बना था, रोम इटली में इसका है क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। एक सेकेंड होल्ड रखना जरा। तो ये बस याद रख लिया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। नेक्स्ट आता है जलवाहक स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप सभी के सभी जो सामान कोई भी ट्रांसपोर्ट करते हुए देखते होंगे तो क्या होता है, वो या तो रेल से ट्रांसपोर्ट होता है, या फिर आपने देखा होगा रोड से ट्रांसपोर्ट होता है, या फिर एयर से ट्रांसपोर्ट होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम शुरू करी है, जलवाहक स्कीम, जिसमें हेलो हेलो हेलो, हाँ अब आ रही होगी आवाज, जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि लोग, यानी कि जो सामान इधर से उधर भेजते हैं, लोग का मतलब आप और हम नहीं, जो बड़े बड़े बिजनेस पर्सन हैं जो इसमें ट्रेड करते हैं, वो क्या करे, पानी के माध्यम को यूज करें, क्या करे, अपने सामान को भेजने के लिए, ठीक है। तो ये है जलवाहक मिशन। तो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जलवाहक मिशन लॉन्च किया है, जिससे लोग वाटरवेज का यूज करें, इनलैंड वाटरवेज का यूज करें कार्गो की मूवमेंट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल गंगा जी हैं, तो गंगा जी नदी का आप यूज कर सकते हैं सामान को एक शहर से दूसरे शहर में बेचने के लिए। तो अगर कोई अपना सामान इन वाटरवेज के थ्रू भेजता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 500 टीवी मंगाने हैं, एग्जांपल ले लो, मेरा बिजनेस है, मैं 500 टीवी मंगा रहा हूं, एक शहर से दूसरे शहर बेच रहा हूं, तो मुझे वो जो कार्गो मूवमेंट है, अगर मैं वाटरवेज के थ्रू करूंगा, पानी के थ्रू भेजूंगा, मैं रोड के थ्रू नहीं भेजूंगा, रेलवे के थ्रू नहीं भेजूंगा, तो इससे होगा क्या, मुझे इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जिससे लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम हो। जैसे अगर आप सामान अगर रोड से लेकर जाते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, रोड पर बहुत सारे ट्रक रहते हैं, प्लस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से आप सभी जानते ही हैं, एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि रोड पर जब ये ट्रक चलते हैं तो उससे पॉल्यूशन होता है। तो डीकंजेशन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनलैंड वाटरवेज के ऊपर में लगातार क्या कर रही है, काम कर रही है, टू अनलॉक द ट्रेड पोटेंशियल ऑफ इनलैंड वाटरवे। उसके लिए जलवाहक मिशन को लॉन्च किया गया, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर में याद रखिएगा, इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड इसको करेंगे। इसके अंदर में 3 साल के लिए रहेगा। एंड अभी नेशनल वाटरवे 1 रिवर गंगा, नेशनल वाटरवे रिवर ब्रह्मपुत्र, नेशनल वाटरवे 16 रिवर बराक, इन 3 को इसके ऊपर में क्या किया गया, फोकस किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नेशनल वाटरवेज आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। सपोज करो मुझे दिल्ली से सामान भेजना है मथुरा के अंदर में, एग्जाम्पल लो, तो अभी मैं क्या करता हूं, रोड के थ्रू भेजता हूं, अभी मैं क्या करता हूं, रेल के थ्रू भेज सकता हूं, या एयरपोर्ट के माध्यम से भेज सकता हूं। अगर सोचो मैं यमुना नदी के थ्रू अपने सामान को भेज सकूं, तो ओशन के थ्रू तो ट्रेड होता ही है ना, कि इंडिया से अगर कोई सामान चाइना में जा रहा है तो वो ऐसा थोड़ी है कि रोड के थ्रू जाता होगा, वो ज्यादातर ओशन के थ्रू जाता है। तो क्यों ना हमारी जो रिवर का नेटवर्क है, जो वाटरवेज के नेटवर्क हैं, उनको क्या किया जाए, यूज किया जाए। तो भारत के अंदर में काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है इनलैंड वाटरवेज के ऊपर में। तो वाटरवेज को कैसे ऑपरेशनलाइज किया जाए। अब आप और मैं क्यों अपना सामान पानी के थ्रू भेजेंगे, क्योंकि हमें जब इंसेंटिव मिले, ठीक है, तो 200 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो की मूवमेंट हम चाहते हैं। तो सरकार यह कह रही है कि भाई अगर आप 300 किलोमीटर का डिस्टेंस का सामान पानी के थ्रू भेजते हो तो आपको 35% रीएंबर्समेंट मिल जाएगा। यानी कि आपने अपना सामान भेजा एंड 100 रुपए खर्च किए तो 35 रुपीज गवर्नमेंट आपको वापस कर देगी। तो वो सामने वाले पर्सन के लिए बल्ले बल्ले होगी ना, वो कहेगा भाई मैं तो यहीं से भेजूंगा अपना सामान सारा का सारा, ठीक है। तो नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2 प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट आ गया भविष्य। भविष्य किससे रिलेटेड है, पेंशन से रिलेटेड। क्या,
पेंशन से रिलेटेड है, भविष्य। ठीक है, तो अगर मान के चलिए आपको पेंशन चाहिए, पेंशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए, तो उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशंस वेलफेयर ने इंट्रोड्यूस किया भविष्य पोर्टल। ठीक है, भविष्य पोर्टल के अंदर में क्या है, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे पेंशन को सैंक्शन करना, पेमेंट को प्रोसेस करना, जो भी रिटायर हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, जहां पर एनहांस करना है पेंशनर्स के ईज ऑफ लाइफ को, जहां पर टाइम से और एक्यूरेट डिसबर्समेंट हो जाए उनके पेंशन का। तो याद रखिएगा, पेंशन टाइम से मिलना ये आपके जो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट के अंदर में भी आता है, एंड नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के अंदर में रहेगा। तो रिटायरी शुड गेट ऑल द रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑन द टाइम, टाइमली प्रोसेस हो, अलर्ट हो, रिमाइंडर हो, नोटिफिकेशन उनको दिया जाए, ऑनलाइन ट्रैकिंग हो कि कब तक मिलेगा, एंड डिग्निफाइड लाइफ उनको मिले पेंशन वाले। ठीक है, क्लियर है? चले सारी चीजें। नेक्स्ट है नो योर मेडिसिन। ये भी बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया गया कि आपके पास में ऐप है, आप उसको स्कैन करेंगे एंड चेक द स्टेटस ऑफ योर मेडिसिन विद नाडा। तो आप ये कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे एथलीट हैं और बहुत सारे एथलीट को पता नहीं होता कि वो जो दवाई ले रहे हैं क्या वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है या नहीं है, आपको पता होगा ना। ठीक है, तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट कई बार इस चीज के लिए अवेयर करती है कि भाई आप ऐसी दवाइयां मत ले लो, ऐसे मेडिसिन को मत ले लो जिससे आपके ऊपर में आरोप लगाए कि भाई आपने कोई स्टेरॉइड्स लिए हैं, परफॉर्मेंस को। कई बार बहुत सारे एथलीट इस ना अवेयरनेस होने के कारण में, कि अवेयर नहीं है, अनअवेयर है, उसके कारण में ऐसी दवाइयों को कंज्यूम कर लेते हैं जो उनके पूरे के पूरे करियर को खत्म कर देती है। तो नो योर मेडिसिन ऐप शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एथलीट को एम्पावर करेगा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन के लिए। वो कोई भी मेडिसिन अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कि भाई कोई डोपिंग, कोई भी उनके ऊपर में नशा, इसके एलिगेशन ना लगे, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, अपनी उस मेडिसिन को स्कैन कर सकते हैं एंड उसके थ्रू उनको उस दवाई के बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो डोपिंग को रोकने के लिए एंड स्पोर्टिंग कल्चर को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, ये नो योर मेडिसिन का इनिशिएटिव शुरू किया गया है। ठीक है, चले, तो याद रखिएगा, जहां पर इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो स्पेसिफिक दवाई है या फिर ये जो दवाई में जो सॉल्ट है ये प्रोहिबिटेड है या नहीं है, क्या इनको यूज किया जा सकता है या नहीं यूज किया जा सकता, इसको एथलीट यूज कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम इंटर्नशिप स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। हम ऑलरेडी बात कर ही रहे कि भाई हमारे देश में जो यूथ है उनके पास में समस्या क्या है, स्किल नहीं है, एंड जिस यूथ के पास में जो भी स्किल है वो मार्केट वाली स्किल नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि भाई मार्केट में जो चाहिए वो आपके पास है, स्किल नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बढ़िया दिमाग खेला, उन्होंने कहा भाई तुम जो प्राइवेट प्लेयर्स हो, जो प्राइवेट कंपनीज हो, तुम्हारी डिमांड क्या है। प्राइवेट कंपनीज ने कहना शुरू किया, जी देखो ये डिमांड है, ये डिमांड है, ये डिमांड है। तो गवर्नमेंट ने कहा रुको रुको रुको, 1 करोड़ यूथ को चलो इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। क्या करेंगे, एक काम करते हैं, 20 लाख बच्चे हर साल उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी, किसके द्वारा, इन प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। और ये इंटर्नशिप 1 साल की होगी, यानी कि 1 साल में 20 लाख, ऐसे 5 साल में कितने हो जाएंगे, 1 करोड़ बच्चे हो जाएंगे, उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी, किसके द्वारा, कंपनीज के द्वारा। तो कंपनीज जब इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे तो वो मार्केट की डिमांड के हिसाब से करेंगे। गवर्नमेंट ने कहा यही प्रॉब्लम थी ना तुम्हें कि भाई जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करी जा रही है वो तुम्हारी नीड के हिसाब से नहीं हो रही, तुम्हारे यहां पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा, तो तुम ही इंटर्नशिप प्रोवाइड करो, तुम ही स्किल प्रोवाइड करो, और वो स्किल प्रोवाइड करो जो तुम्हारे काम आ सके। तो यानी कि जब स्किल प्रोवाइड की जाएगी, 1 साल का स्किल प्रोग्राम है, इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जब वो 1 साल के बाद पूरी ट्रेनिंग करके निकलेंगे तो यानी कि अब वो हाईली एम्प्लॉयबल होंगे और इंडस्ट्री में जाकर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो 500 कंपनीज के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया है कि 500 कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी 1 साल के इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर में। 12 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम है, टॉप कंपनीज इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगी। प्लीज याद रखिएगा, 1 साल के अंदर में कितने, 20 लाख लोगों को, यानी कि 20 लाख बच्चों को इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी, जिससे एम्प्लॉयबिलिटी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके।
तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या, 5 साल में 1 करोड़, यानी कि 1 साल में 20 लाख, है ना, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो। तो कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है, 21 से 24 ईयर्स की जिनकी एज है, किसी फुल टाइम एजुकेशन में एनरोल नहीं है, अभी फुल टाइम एम्प्लॉयड नहीं है, कोई भी मेंबर 8 लाख से ज्यादा इनकम ना हो, वो सभी के सभी क्या है इसके अंदर में एलिजिबल है। ठीक है, ठीक है। और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, जो इंटर्नशिप मिलेगी उसके अंदर में प्लीज ये एक और चीज याद रखिएगा, गवर्नमेंट भी पे करेगी। आप जो 12 महीने इंटर्नशिप लोगे 4500 रुपीज गवर्नमेंट देगी, 500 रुपीज जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहां पर मिलेगा। तो ये कितना हो गया, 5000 रुपीज टोटल आपको हर महीने मिला करेंगे। एंड 6000 रुपीज इंसिडेंटल्स के लिए वन टाइम पेमेंट भी मिलेगी। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपनीज क्या करेंगे, इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगी और उसके बाद में उन्हीं को ही क्या करेंगे, जॉब पर रख सकते हैं। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड उस इंटर्नशिप के लिए 12 महीने की जब आप इंटर्नशिप कर रहे होगे तो उसके अंदर में क्या मिलेगा आपको, गवर्नमेंट पैसा भी प्रोवाइड करेगी, 5000 रुपए की इंटर्नशिप भी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है भू नीर पोर्टल। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने भू नीर पोर्टल के अंदर में बहुत सारे फीचर्स को ऐड किया। तो भू नीर पोर्टल क्या होता है, भू नीर पोर्टल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहां पर आप ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। भू नीर, नीर का मतलब पानी, एंड भू यानी कि जमीन, तो यानी कि ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भू नीर पोर्टल है उसको किसने लॉन्च किया या कौन इसको देख रहा है, सेंट्रल जो ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कैसे ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन है उसको रोका जाए। अगर आप देखें हमारे देश में जमीन से पानी निकालने को एक तरीके से मतलब बिना सोचे समझे ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है और उससे ग्राउंड वाटर खत्म होता जा रहा है। ग्राउंड वाटर इतना खत्म होता जा रहा है कि आने वाले समय में ग्राउंड वाटर की स्कैरसिटी हो जाएगी। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये इनिशिएटिव शुरू किया भू नीर पोर्टल, जहां पर कंट्रोल किया जा सके और सस्टेनेबल तरीके से मैनेज किया जा सके ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन को। ठीक है, तो डाटाबेस एक बनाया जाएगा कि भाई किस किस एरिया में कितने कितने ग्राउंड वाटर अवेलेबल है, कहां कहां पर कितना कितना ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इट प्रोवाइड्स क्विक एंड इजी प्लेटफॉर्म जहां पर आप एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज आपको पता है, आप सभी ने अपने आसपास में शहरों में बोरवेल देखा होगा, बोरिंग करवा लेते हैं लोग, अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो उसके लिए नोटिस भेज सकती है, वो इलीगल होता है, लेकिन उसके अंदर भी क्या करते हैं, सेटिंग करके उसको भी क्या करने लग जाते हैं, यूज करने लग जाते हैं। तो वाटर कंजर्वेशन मेन ऑब्जेक्टिव है भू नीर पोर्टल का। ठीक है, नेक्स्ट आता है संज्ञान ऐप। कुछ नहीं है यार, संज्ञान ऐप का मतलब जो नए लॉ आए ना, जो नए लॉ आए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका सीआरपीसी को आईपीसी को रिप्लेस करके एविडेंस एक्ट को, उनके रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी के लिए है। तो आरपीएफ ने लॉन्च किया संज्ञान ऐप, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी अगर इन्फॉर्म रहना चाहता है लेटेस्ट लीगल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग तो ये संज्ञान ऐप है। तो टेक टीम रेलवे प्रोटेक्शन की उसने किया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है एजुकेट एंड एम्पावर आरपीएफ पर्सनल बाय प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन। कुछ नहीं है, 3 नए लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी अभी अपना पिन कोड देते होगे, क्योंकि आप भाई जमीन से पानी निकाल रहे हो, कितना निकाल सकते हो, किस हद तक निकाल सकते हो। शहरों के अंदर में तो वैसे भी ग्राउंड वाटर बहुत लिमिटेड रहता है, ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत नीचे जा रहा है। तो आप अगर मान के चलो पानी निकालते रहोगे तो ओवर एक्सट्रैक्शन कर लो, ओवर एक्सट्रैक्शन इतना कर लो कि पूरा का पूरा ग्राउंड वाटर का लेवल ही खत्म हो जाए। तो इसके पीछे ये लॉजिक है भाई। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। आप सभी अपना सभी के सभी जानते हो, पिन नंबर देते होगे। तो अगर सोचो आने वाले समय में आपसे कोई अगर एड्रेस मांगे तो आपके डिजिटल कोऑर्डिनेट्स मांगे, डिजिटल पिन मांगे, और उस डिजिटल पिन को आप डाल देंगे तो आपका एड्रेस अपने आप वहां पर पूरा का पूरा चला जाएगा। तो ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है डिजी पिन, डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, जिसको हम डिजी पिन भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जहां पर जियो कोड किया जाएगा एड्रेस को। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एड्रेस है XYZ, उसकी जियो टैगिंग हो जाएगी और उसका एक यूनिक नंबर होगा। ठीक है, और उस यूनिक नंबर को अगर आप डाल देंगे, कहीं पर भी डालेंगे, कहीं पर भी डिलीवरी कुछ भी जगह पर, तो वहां पर क्या होगा, सिंप्लीफाई आपको एड्रेसिंग सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी, पब्लिक प्राइवेट हर कोई इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज समझने की कोशिश करिए कि अभी आप एड्रेस को लोकेट करने के लिए आपको बहुत बड़ी परेशानी होती है।
तो आप अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या करिए, जियो टैग कर दीजिए, उसका एक यूनिक डिजिपिन क्रिएट कर लिए और उस डिजिपिन को आप हर जगह यूज करिए। आपका क्या हो जाएगा, आप हर जगह पर जहां जहां पर एड्रेस होना है वहां पर आप डिजिपिन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी एक उड़ीसा की सुभद्र योजना न्यूज में थी, तो बस देख लेते हैं, बाकी और कुछ करने का हाँ अभी, वरना समझाना पड़ता था इसके बगल में, इसके पास में, इसके पेड़ के नीचे, वो सारी चीजों की जरूरत नहीं है। जैसा पिन कोड ने बहुत इजी कर दिया एड्रेस को ढूंढना, तो ये डिजिपिन बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी लोकेशन पर क्या करेगा, सारी चीजों को लेकर चलाएगा। तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने सुभद्र स्कीम को लॉन्च किया, जहां पर महिलाओं को क्या किया जाएगा, 10,000 रुपए पर ईयर दिया जाएगा। तो ये दरअसल क्या है, न्यूज में था और आप सभी को पता है कि विमेन सेंट्रिक जो स्कीम्स होती हैं उनके ऊपर में क्वेश्चन आ जाता है, तो नोट कर लीजिएगा कि 5,000 रुपए हर एक इंस्टॉलेशन में। तो अभी हम बहुत सारी स्कीम्स देखेंगे, जैसे पीएम किसान देखेंगे, अभी पीएम किसान, मनरेगा, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स अभी भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सुभद्रा स्कीम, और कुछ इसमें पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पेयर, पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च, पेयर। तो रिसेंटली पेयर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिससे रिसर्च को एनहांस किया जा सके यूनिवर्सिटीज के अंदर में, खासतौर पे स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर में। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, अनुसंधान नेशनल, हाँ वही मतलब जो महिलाओं को एम्पावर करने के लिए स्कीम दी। तो याद रखिएगा, पेयर एक ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया गया अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कैसे रिसर्च कैपेबिलिटीज को यूनिवर्सिटीज में बढ़ाया जाए, जो आपके स्टेट की यूनिवर्सिटीज उनमें कैसे बढ़ाया जाए। तो उसमें इनोवेशन को बढ़ाने के लिए है ये पेयर। तो आपको ध्यान होगा, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट के थ्रू आया था, है ना। तो साइंटिफिक इनोवेशन को स्टिमुलेट करना कहां पर, स्टेट एंड इंस्टीट्यूशंस के अंदर में, वहां पर कॉम्पिटिटिव रिसर्च को बढ़ाना। तो पेयर, और कुछ इसके अंदर में करने की आपको जरूरत नहीं है। तो फंडिंग 100 करोड़ की है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एक प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया गया नीति आयोग के द्वारा, ये प्रीलिम्स के लिए नोट कर लेना, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, जहां पर महिलाओं को क्या किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। और ये प्लेटफॉर्म नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया, जो क्रिटिकल एरियाज है, फाइनेंस प्रोवाइड करना, मार्केट का एक्सेस प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, स्किल प्रोवाइड करना। तो नीति आयोग के द्वारा ये प्रोग्राम WEP शुरू किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, और इसकी PDF आपको ऐप में मिल जाएगी। तो आप स्टडी IQ की ऐप या स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर लक्ष्य सीरीज सर्च करेंगे, तो वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा। तो 1 रुपए में आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के बाद में आपको 2 चीजें वहां पे मिलेंगी, एक PDF आपको इस सेशन की मिल जाएगी, दूसरा इसी सेशन से रिलेटेड जो अभी हमने स्कीम्स डिस्कस करी, इसके 15 क्वेश्चंस MCQ के फॉर्म में मिल जाएंगे, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप सभी के सभी PDF का वहां से एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ पर इस समय पर सेल चल रही है, आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर कर देना, लाइक और कमेंट जरूर कर देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। PRT लाइव कोड आप यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।